सुप्रीम कोर्ट में कुछ यूट्यूबर्स और ऑनलाइन शो के एक विवादित केस की सुनवाई हुई। मुद्दा था ऑनलाइन कंटेंट, अश्लील वीडियोस, फेक गुरुज, दिव्यांगों का मजाक और बच्चों के लिए अनसेफ स्टफ। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की निगरानी और गलत कंटेंट रोकने के लिए सेल्फ रेगुलेशन काम नहीं आ रहा है और इस पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। और एक तरह से सब फ्री फॉर ऑल हो गया है इस तरह का कंटेंट, और इसीलिए सुझाव दिया गया कि इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी हो जो सोशल मीडिया मॉनिटर करे। साथ ही में आधार, पैन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सिस्टम बने जिसमें एज वेरिफिकेशन हो सके, ताकि बच्चों को गलत कंटेंट परोसे जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही UUAA जैसे एज बेस्ड कंटेंट रेटिंग्स भी जरूरी बताई गई। अब सरकार आईटी रूल्स में बदलाव की बात कह रही है, साफ नियम बनाने की बात कह रही है, AI, डीप फेक और एंटी नेशनल कंटेंट पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। अब अगले स्टेप में देखेंगे कि ये रूल्स किस तरह से काम करते हैं, बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज हमने जानकारों का एक पैनल भी रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनके मायने क्या हैं और अब क्या वाकई में आने वाले दिनों में ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी बढ़ेगी, यानी कि पोस्ट करने से पहले ही क्या कोई ऐसी एजेंसी होगी जो देख लेगी कि ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है, बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। इन्फ्लुएंसर कोई भी हो, अब वो सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उन पर एक सेंट्रल एजेंसी की नजर हो सकती है। ये इशारा खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऑनलाइन कंटेंट पर अब जिम्मेदारी बढ़ाने का वक्त आ गया है और अगर जरूरत पड़ी तो एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो बिना किसी बाहरी दबाव के ये तय करे कि कौन सा कंटेंट ठीक है और कौन सा नहीं। अभी तक होता ये था कि कोई भी मजाक, मीम या पॉडकास्ट वायरल हो जाता था, शिकायत होने पर बाद में कार्रवाई शुरू होती थी और तब तक नुकसान हो चुका होता था। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें कंटेंट अपलोड होने से पहले चेक हो या शिकायत का फौरन निपटारा हो तो तस्वीर बदल जाएगी। अब तक ऑनलाइन स्पेस में ज्यादातर चीजें प्लेटफॉर्म की इंटरनल पॉलिसी पर निर्भर थी। कंटेंट फ्लैग हुआ तो हट गया, नहीं हुआ तो चलता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मॉडल अब काफी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव पहले से कई गुना बढ़ चुका है। जब पॉडकास्ट या यूट्यूब शो में किसी समुदाय, किसी दिव्यांग व्यक्ति या किसी गंभीर बीमारी पर गलत टिप्पणी होती है तो उसका असर सीधे उन लोगों की गरिमा पर पड़ता है। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऐसी टिप्पणियों पर वैसी ही सख्त सजा होनी चाहिए जैसी SC/ST एक्ट में होती है, यानी मजाक की आड़ में किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। कोर्ट ने एक और बहुत अहम बात कही है, बच्चों को आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने के लिए भी अब कुछ करना होगा। अभी तक बड़े प्लेटफॉर्म सिर्फ दिस कंटेंट में भी इनएप्रोप्रिएट जैसा एक छोटा सा वार्निंग स्लाइड दिखाकर काम चला लेते थे। कई बार वार्निंग शुरू होते ही वीडियो भी चलने लगता है और बच्चा चाहे या न चाहे जाने और अनजाने में आपत्तिजनक कंटेंट देख लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सुझाव दिया है कि सिर्फ वार्निंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि उम्र का सही वेरिफिकेशन जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि जैसे कई सरकारी सुविधाओं के लिए आधार का इस्तेमाल होता है, वैसे ही किसी भी एडल्ट या सेंसिटिव कंटेंट को देखने से पहले आधार आधारित एज वेरिफिकेशन का पायलट मॉडल शुरू किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि अगर इससे फ्री स्पीच पर असर पड़ता है तो उसे बाद में संतुलित किया जा सकता है। सरकार भी पहले कई बार कह चुकी है कि बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी उसके लिए बड़ा मुद्दा है और वो किसी न किसी रूप में एज वेरिफिकेशन सिस्टम पर काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद संभव है कि ये प्रक्रिया तेज हो जाए। ऑनलाइन दुनिया में बच्चों पर अश्लील, हिंसक या भ्रामक कंटेंट का असर बहुत नकारात्मक तरीके से होता है। ध्यान भटकना, नींद बिगड़ना, भय और चिंता बढ़ना, गलत व्यवहार को नॉर्मल समझना और लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य पर असर। इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया में एक और दिक्कत ये होती है कि फॉलोअर्स उनके कहे को सच मान लेते हैं। अगर कोई बड़ा क्रिएटर किसी बीमारी का मजाक उड़ाए, किसी वर्ग का अपमान करे या गलत जानकारी फैलाए तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक 1 सेकंड में पहुंच जाती है। यही वजह है कि अदालत का मानना है कि इस इकोसिस्टम की जिम्मेदारी की परतें जोड़नी चाहिए। हालांकि इस तरह की कॉमेडी और कंटेंट के सपोर्ट में कई लोग ये तर्क देते हैं कि अगर किसी समूह, खासतौर पर दिव्यांग लोगों को इतनी संवेदनशीलता से पकड़ कर रखा जाए तो उन पर बात ही नहीं हो सकेगी, तो वो और ज्यादा अलग थलग पड़ जाते हैं। बहरहाल, अगर सुप्रीम कोर्ट की बातें आगे बढ़ती हैं तो 2 बड़े बदलाव दिख सकते हैं। एक, इन्फ्लुएंसर अपनी भाषा, मजाक और कंटेंट को लेकर ज्यादा सतर्क होंगे। दूसरा, बच्चों तक पहुंचने वाला ऑनलाइन कंटेंट पहले से ज्यादा फिल्टर और सुरक्षित होगा। यानी सोशल मीडिया की आजादी तो रहेगी, लेकिन उसके साथ जवाबदेही भी मजबूती से खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराग गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। आशुतोष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है दीपिका सिंह जी, जानी मानी साइबर विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत विराग जी आपसे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दरअसल ऐसा लगता है कि संकेत ये दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट चाहता ये है कि एक इंडिपेंडेंट और एक इम्पार्शियल रेगुलेटरी बॉडी का गठन हो और इस बॉडी को एक्सप्लॉइटर्स और सरकार दोनों से फ्री रखा जाए। फ्री स्पीच की प्रोटेक्शन भी हो लेकिन उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव भी हो। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब सुन के, लेकिन होगा कैसे? क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पे आपका एनालिसिस है और कितना चैलेंजेस से भरा हुआ ये पूरा आइडिया लगता है? देखिए, दिल्ली और देश के प्रदूषण को दूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है और जो ये डिजिटल और सोशल मीडिया का जो प्रदूषण है ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड विषय है और इसको जो जितने विषय आपने अभी चर्चा में शामिल किए रिपोर्ट में, तो उसको देख के ऐसा लगता है रामायण की एक चौपाई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इतने सारे पहलू हैं कि मैं उनको क्या गिनवाऊं। हर पहलू पर एक एक घंटे की बहस हो सकती है और फिर भी अनएंडिंग रहेगी। बच्चों का विषय एक अलग विषय है, इन्फ्लुएंसर्स का विषय अलग विषय है, ओटीटी अलग है, इंटरमीडिएट्स कंपनी की लायबिलिटी अलग है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसको संक्षेप में करते हैं और संक्षेप में 4 तरीके से बातों को देखते हैं। साल 2012 में प्रेस काउंसिल ने बोला था कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया के लिए वो नियामक हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया के लिए भी उन्हें नियामक की शक्ति दी जाए। तो ये एक दशक पहले बात है और अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ, एक बात है। दूसरा, इन्हीं जो मसलों से जुड़े हुए कई विषयों पर सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं कि इंटरमीडिएट कंपनीज़ की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या कंटेंट वो रिमूव कैसे करें। एक्स का जो मामला चल रहा है ट्विटर में कर्नाटक हाईकोर्ट का, और बच्चों से संबंधित मामले भी। तो अभी तो गेमिंग कंपनी का मामला मैं जब आर्गू कर रहा हूँ तो उसमें है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे तो गैर कानूनी गेम खेल ही नहीं सकते हैं, फिर भी उस पर प्रतिबंध नहीं लग रहे हैं। और बच्चों से जुड़े मामले में के.एन. गोविंदाचार्य के मामले में साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। और सेक्शन 66A श्रेया सिंघल के मामले में जो आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में आईटी एक्ट में प्रावधान था उसे गैर कानूनी असंवैधानिक घोषित करते हुए 2015 में उसे कर दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार के कई विभाग इन्वॉल्व है, राज्य सरकारों की पुलिस इन्वॉल्व है, जुडिशरी इन्वॉल्व है और जो कानून का जिनको पालन करना है, टीएसपीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो इन्वॉल्व हैं। भारत में इन्फ्लुएंसर्स की या आईटी सेल्स के रजिस्ट्रेशन की कोई प्रावधान नहीं है। तो ये एक सुनने में सारी बातें अच्छी लगती हैं, नियामक की बात होगी, बहस होगी, पर इस पूरे चर्चा से जब तक इसको एक सार्थक तरीके से एक सुनियोजित तरीके से बात नहीं होगी और समस्या के सारे कानूनी पहलुओं पर हम विचार नहीं करेंगे तो इससे कोई निदान या कोई समाधान नहीं होगा। एब्सोल्युटली सर, वाकई में ये इतना बड़ा इशू है। एक्चुअली कोर्ट की टिप्पणी इतनी वृहद है कि इसमें एक साथ कई मुद्दे समाहित हैं। फिर भी अच्छा किया विराग जी ने इसको समराइज कर दिया और 2 मुद्दों पर हम अब ध्यान केंद्रित करते हैं। एक तो जो यूट्यूबर्स का है जिसमें वो एक आर्टिस्टिक और सटारिकल फ्रीडम के तहत आजकल हम देख रहे हैं कि किसी की स्थिति पर या दिव्यांगता पर टिप्पणियां भी हो रही हैं और उस पर कुछ कंटेंट ऐसा आ रहा है जिसमें एक वर्ग को तो काफ़ी मज़ा आता है लेकिन दूसरे वर्ग को आपत्ति होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों का, कि बच्चों तक जो इनसेंसिटिव या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उसको कैसे रोका जाए उनकी पहुंच तक। तो इसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आशुतोष जी, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो एक आपको दायरा बांधना पड़ेगा और उस दायरे में अगर बांध दिया, ऑब्सेनिटी को बांध दिया या अपने ह्यूमर को बांध दिया और उसके सब्जेक्टिव टेस्टिंग की तरफ अगर आप आ गए तो फिर आर्टिस्टिक और सटारिकल कंटेंट और वो जो फ्रीडम है वो कहीं सेंसर ना हो जाए। सबसे बड़ा खतरा इसी का रहता है। तो ये बहस तो फिर उलझ के रह जाएगी। तो इस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप देखेंगे तो जो आर्टिकल 19(1) है उसको
एक तरीके से एनालाइज किया है और आर्टिकल 19(2) को भी लेकर के चला है सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल 19(1) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक जो सेल्फ रेगुलेशन है वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, जिससे कि जो यूजीसी जो है, यूजर जनरेटेड कंटेंट्स जो डाले जा रहे हैं उसको खुद से लोग रेगुलेट करें, ये नहीं हो पा रहा है जो हमने पहले सोचा था और बहुत सारे इस तरीके के फैसले लिए गए थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं जा रहा है, क्योंकि जो कंटेंट्स हम देख रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत सारे ऑब्सिनिटी हैं, एब्यूजिव लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे एंटी सोशल या आप कह सकते हैं रिलीजन को लेके अलग अलग तरीके के जो है पोस्ट्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि सही नहीं है फॉर कमिंग जनरेशन, या जो हमारे जो भी यंगस्टर्स उसको देखते हैं, सीनियर सिटीजन्स देखते हैं। तो ये जो कंटेंट्स है इसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके का रेगुलेशन होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 19(2) जो रेस्ट्रिक्शंस की भी बात करता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो हर एक का राइट है, बट उस राइट का इस्तेमाल जो है बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, उसका जो है गैर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ध्यान रखा है और तभी उसने जो है ये भी सजेशन दिया है कि ये पूरी तरह से प्राइवेट या पूरी तरह से गवर्नमेंट रेगुलेटेड भी ना हो, इसमें इंडिपेंडेंट जो है अथॉरिटी लाई जाए जो एक मतलब तरीके से देखे कि एक थिन लाइन होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और उसके लिमिटेशन में। तो ऐसा भी ना हो कि लोगों का जो फ्रीडम है उसको छीन लिया जाए, ये भी सही नहीं होगा। और एट द सेम टाइम कि जो कंटेंट्स जो कि बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए वो सही नहीं है, इन कंटेंट्स के ऊपर जो है लगाम भी लगाया जा सके, जिससे जो है कंट्री में कभी अनरेस्ट हो सकता है, सिचुएशन हाथ के बाहर जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है, उसका भी ध्यान जो है रखना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं कि दोनों को एक पैरेलल तरीके से एक मेंटेन करते हुए कि किसी के राइट्स को नुकसान भी ना पहुंचे और साथ में जो है इसको तरीके से रेगुलेट भी किया जा सके, इसी बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट से एक गाइडलाइंस जो है बनाने के लिए कहा है। और इसमें तो देखते हैं उस पर गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ती है। वाकई में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल दीपिका जी, आप जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख़ासतौर से बच्चों के लिए, रियल टाइम एज वेरिफिकेशन की बात आ रही है कि भाई आप हर वीडियो से पहले, और ख़ास तौर से अगर वो कोई आपत्तिजनक कंटेंट हो तो पहले आधार, OTP या बायोमेट्रिक का प्रावधान लेकर के आएँ। तो इससे हर बार बायोमेट्रिक या OTP आपको करना पड़ेगा, रियल टाइम एज वेरिफिकेशन होगा। साइबर सिक्योरिटी के नज़रिए से ये कितना चैलेंजिंग होगा, कैसे हो पाएगा? एक सेंट्रलाइज ऑटोनोमस बॉडी की भी बात की जा रही है जिसको कंटेंट ब्लॉक करने की पावर होगी, तो ये सब क्या पॉसिबल है रियल वर्ल्ड में? जी, इसमें एक पहलू जो हम लाना चाहेंगे कि जब बच्चों की बात आती है, हमेशा यूजर्स ने एक लूपहोल निकाला है सिस्टम को बाईपास करने के लिए। बहुत सारे तरीके और बहुत सारे प्रावधान भी उन्होंने उसमें इस्तेमाल किए हैं। तो रियल टाइम फेस वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नॉट ओनली इज इंजurious टू देयर प्राइवेट सेफ्टी, बट उस डेटा का किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो भी देखना एक बहुत अहम मुद्दा आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जो उनका फेशियल डेटा रिकग्निशन से लेके उनकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है, यहाँ पे एक रिस्क आता है उनकी पूरी सोशल प्रोफाइलिंग होना और उस सोशल प्रोफाइलिंग का उन डेटा सर्वर्स पे स्टोर होना, जो कि अब तक वो विवाद चल रहा है कि वो डेटा इंडिया में स्टोर हुआ है या इंडिया में सिर्फ वो सर्वर की एक कॉपी है और मेन सर्वर आउटसाइड इंडिया है। जहां तक कंटेंट पीसेस की बात की जाए तो स्टेटिस्टिक्स की अगर हम यहाँ पे देखें, एवरी मिनट ऑन मेटा प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि मेटा एक पब्लिक लिस्टेड फर्म है तो अपने बारे में वो बताते हैं इन पब्लिक रिकॉर्ड, 250 करोड़ कंटेंट पीसेस आर जनरेटेड एवरी मिनट। तो अभी इस चीज को कोई ह्यूमन डेफिनेटली इंटरफेयर करके या रेगुलेट नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी। इसमें ऑटोमेशन का काफी इस्तेमाल किया जाना चाहिए और होना भी चाहिए। अब आते हैं हम कि ऑटोमेशन तो कितना ऑटोमेशन, क्योंकि क्या हो रहा है, एआई भी अभी तक शिशु जैसे सीख रहा है, ट्रेन हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फॉल्स पॉजिटिव्स होंगे जब एआई एक कंटेंट को फ्लैग भी कर सकता है और एक आपत्तिजनक कंटेंट को जाने भी दे सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम इंटरमीडिएट्स पे आते हैं
तो इस पूरे प्रावधान में एक सिल्वर लाइनिंग जो निकल के आ रही है कि अब तक इनफैक्ट हमने ऐसे बहुत केसेस सॉल्व किए हैं जबकि मेटा प्लेटफॉर्म्स पे या सोशल मीडिया पे कोई आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हो रही है, फोटो सर्कुलेट हो रही है और सिर्फ लेटर्स लिखने में 2 से 3 दिन निकल जाते हैं। Yes. लेटर्स लॉ एनफोर्समेंट लिखता है मेटा प्लेटफॉर्म्स को या उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को। आप समझिए पूरे मेटा ग्रुप जो एक पब्लिकली लिस्टेड एक अच्छे मार्केट कैप वाली कंपनी है, इंडिया जैसे एक उनके मार्केट के लिए जहां पे मोर देन 80 करोड़ यूजर्स ऑनलाइन है, उस जैसे मार्केट के लिए उन्होंने केवल एक ग्रीवेंस ऑफिसर का ईमेल आईडी दिया है। वो एक ईमेल कितनी कंप्लेंट्स एक दिन में संभालेगा? तो इंटरमीडिएट्स को यहाँ पे एकजुट होकर एटलीस्ट एक रेगुलेशन सेल जिनका जो आंसर है, जिनका जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो कंट्री के अंदर हो, वो इस प्रावधान की सिल्वर यानी कि आप जो हाईलाइट कर रही हैं दरअसल ये पूरा का पूरा इंफ्रा आपको डेवलप करना होगा जिसमें तमाम एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। अब इसे सेंसरशिप तो नहीं कहेंगे, चलिए इसे फिल्टरेशन अगर कहा जाए या मॉडरेट की बात अगर कही जाए, तो अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, समय तो बहुत कम है हमारे पास ब्रेक के उस पार, लेकिन फिर भी कोशिश ये करने की करेंगे कि हम अपने तीनों मेहमानों से राय लें कि चैलेंजेस तो बहुत हैं लेकिन कुछ मॉरल प्रॉब्लम्स भी हैं इस पूरी बहस में। ख़ास तौर से ह्यूमर का जो कंटेंट आता है उसमें तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग नज़रिया है इस पर, और समाज बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अलग अलग सोचों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो कैसे इस पे एक राय, आम राय बना पाएगी सरकार, कितना बड़ा चैलेंज होगा? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब विराग जी, अब एक बड़ा अब इस पे पूरा का पूरा एक पैरेलल एक बहस भी चल रही है कि इस तरह का जो कंटेंट है अब उसके दायरे क्या हों और कितनी उस पर निगरानी हो। मसलन कोई बीमारी है या दिव्यांगता है, अक्सर हम इन विषयों को इतना संवेदनशील मान लेते हैं कि उस पर सामान्य बातचीत भी हमें असहज कर देती है, जो दशकों से होता आया है। अब जो कलाकार उभर रहे हैं उनका लॉजिक ये है, या उनको सपोर्ट करने वाले लोगों का लॉजिक ये है कि सम्मानजनक अगर हास्य इतना अगर है, मतलब सम्मान का तो उसमें होना ही चाहिए पुट, लेकिन ये जो पूरी की पूरी असहजता है इसको कम करता है। और जब किसी टेढ़े मेढ़े विषय पर समाज सहज होकर बातचीत करने लगे तो समझ लीजिए वो समाज परिपक्व हो रहा है। इस तरह के लॉजिक्स भी दिए जाते हैं। तो कैसे सर ये विषय आगे बढ़ेगा? संता बनता के चुटकुलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी और मैंने उस पर एक लेख लिखा था। और हमने लिखा था कि जुडिशरी के पास ना ही इतनी हमारे पास कैपेसिटी है और ना ही इस तरह के विषयों पर जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। जब अरबों हमारे सोशल मीडिया में आपत्तिजनक के साथ साथ पोर्नोग्राफिक कंटेंट सर्कुलेट हो रहे हों और जिसे रोकना जिम्मेदारी है, और उसकी बजाय हम इस तरह की बातों पर अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो पहले मैं 4 तरह के विरोधाभास बता दूं। पहला, जो आधार वाली जो बात है वो पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल है, सुनने में अच्छी लगती है, और उसको ठीक करने के लिए भारत में डेटा सुरक्षा कानून जरूरी है। डिजिटल कंपनियों के पास भारत का ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है और आधार का डेटा सुरक्षित रखने के लिए एक आश्वासन दिया गया था, तो आधार का डेटा जरूरी बनाना ये एक नुकसानदायक है, काउंटर प्रोडक्टिव है। दूसरी जो बात है कि अगर यूट्यूब का भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है तो आप यूट्यूबर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात कि परंपरागत फिल्मों के लिए अगर सेंसर बोर्ड है तो ओटीटी के लिए सेल्फ रेगुलेशन किस तरीके की ये जरूरत की बात है। चौथी बात, जब भी सरकार ने आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में बदलाव किए हैं और बड़ी उसको एक तरीके से कहा गया है कि अब हम सारी समस्याओं का समाधान है, तो जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में सेफगार्ड्स हैं और जो करे सो भरे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, तो इन कंपनियों को अपने सेफ हार्बर सुविधा को बहाल रखने के लिए अनेक सेफगार्ड्स करने हैं। गूगल फुल पेज का विज्ञापन देता है कि करोड़ों किस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक कंटेंट को हटाया या स्कैम को खत्म किया। तो ये कंपनियां इस तरीके के एआई के इस्तेमाल से क्योंकि आपत्तिजनक कंटेंट से इन कंपनियों का कारोबार बढ़ता है,
समस्या की जड़ में गए बगैर अगर हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि समस्या के समाधान, जैसे पुराने ज़माने में युद्ध में जीतने के लिए महिलाओं को सामने कर देते थे जिससे कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में टेक कंपनियां अपनी कानूनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही हैं। और सॉरी सर, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि समय की मेरे पास बहुत कमी है। बिल्कुल आपने लिख जो बात कहे हैं वो नोट कर लिए गए हैं। आशुतोष जी क्विकली, अब एक और बड़ी बहस इससे जो उभरी है वो यही है कि अगर पूरा का पूरा ये सिस्टम इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा या अगर कोई एजेंसी इस तरह की बनेगी तो कल फिर से वही पुरानी बहस आ जाएगी कि भाई ये तो पॉलिटिकल डिसेंट को रोकने में इस्तेमाल होगा, और एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो फिर वापस नहीं हटेगा, ये रोल बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर लोग इसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो उस वक्त फिर क्या रास्ता होना चाहिए सरकार के पास सोच का? जी देखिए, ऐसे मामलों में फिर मामला जो है कोर्ट्स में आएगा। हालांकि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत क्लियर है कि आर्टिकल 19(1) का जो है कहीं से ये उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा जो है ऑटोनॉमस बॉडी हो जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में ना हो और पूरी तरह से प्राइवेट भी ना हो, वो इस तरह से बनाया जा सके ताकि लोगों का जो इंडिपेंडेंट अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका वायलेशन ना हो सके, और अपने वो जो भी उनको सही लगता है कि देश के लिए, लोगों के लिए, उनके नॉलेज के लिए कोई बात जो सही है वो अपने बातों को जो है बिल्कुल हर तरह से वो पोस्ट कर सकें, सब्जेक्ट टू कि ऐसे पोस्ट जो हैं जो है अब्यूसिव ना हो या जो है ऑप्शन उसके अंदर ना हो, कोई ऐसी बातें उसके अंदर ना हो जो कि जो हानिकारक हो या एंटी सोशल हो। देखिए, इसके दोनों हैं, इप्स एंड कॉन्स हैं। बिल्कुल, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल साफ है। और अगर हम एक तरह से बुनियादी चीज देखें तो कोर्ट का जो साफ साफ कहना है भविष्य में क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन जो सेल्फ स्टाइल्ड मैकेनिज्म था ना अभी सेल्फ रेगुलेशन वाला, वो काम नहीं कर रहा है। कोर्ट का मोटा मोटा कहना ये है। अब देखते हैं नया चीज़ इस पे क्या आ रही है। मैं माफ़ी चाहूँगा दीपिका जी से, उनके पास मैं नहीं आ पा रहा हूँ, समय की बहुत कमी है, बट समय समय पर हम आपके एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका जी आपने वक्त निकाला, आशुतोष जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, विराग गुप्ता जी। शो में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।